आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे भाई। देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि अब की बार फिर से एक बार इतिहास रचाएगा, क्योंकि मेरे दोस्त जो आप सबका इंतजार था ना, वो आज आपका इंतजार की घड़ी हो गया खत्म। क्योंकि हमारे बच्चा का सबसे ज्यादा जो इंतजार होता है वो हमारा टॉप लेवल का सवाल। और मैं आपको बता देना चाहता हूं ना मेरे दोस्त, सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि पूरे सर हमने पिछले नहीं 2022 की अगर मैं चर्चा करूंगा तो 2022 में हमने साइंस में मात्र 90 क्वेश्चन करवाए थे, जिसमें लघु प्लस दीर्घउत्तरीय दोनों टाइप का सवाल था। और 90 क्वेश्चन में लगभग सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है ना वो इसी से पूछा गया था। और हम 2023 में, क्योंकि 2022 में कोरोना का थोड़ा सा प्रकोप था, ठीक है, 2023 में हमने 101 सब्जेक्टिव करवाया, जिसमें लघु प्लस दीर्घउत्तरीय दोनों था। 80% यानी 90% मोर देन सवाल इसी से पूछा गया था मेरे दोस्त। और कुछ कुछ सवाल इधर और उधर से आया था, और एक्चुअली हम वो भी साइड से पढ़ाते रहे हैं, ठीक है। अब की बार 2024 में एक अलग जलवा होगा और टोटल 160 सब्जेक्टिव हम आपको करवाएंगे, जिसमें लघु प्लस दीर्घउत्तरीय दोनों टाइप का सवाल होगा। मतलब आपको लघुत्तरीय भी सवाल होगा और दीर्घउत्तरीय भी सवाल होगा। यानी कहने का सेंस है कि 2 नंबर वाला भी सवाल उसी में रहेगा और 5 नंबर वाला सवाल भी उसी में रहेगा मेरे दोस्त। तो अब मैं आपको बता देना चाहता हूं ना सर कि हमने पूरे यूट्यूब पे सबसे चैलेंजिंग वाला अगर क्लास कोई लेता है मेरे दोस्त तो ये मेरा क्लास होता है। जाकर के आप इसका पिछले साल का 101 वाला का व्यू जाकर के देख लीजिएगा सर कि बच्चों का प्यार कितना भर भर के मिलता है मेरे दोस्त। इस बार फिर से एक बार जलवा देखने को मिलेगा। तो चलते हैं सर, आज की क्लास को कर देते हैं आगाज। और क्लास शुरू करने से पहले आप ये 2 बात दिमाग में ठोक लीजिएगा मेरे भाई। सुबह को 7 बजे, शाम को 6 बजे हम आपको लाइव देखने को मिलेंगे यूट्यूब पे, ठीक है, बिल्कुल डेली और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगेगा ये सब सारे क्लासेस को करने के लिए, ठीक है। चलते हैं सर, क्लास को कर देते हैं आगाज। कहिएगा सर ये क्लास तो हो गया, इसका अगला क्लास हम कैसे देखेंगे सर? तो मैं आपको एक बात बता दूं, हमने क्लास 10th साइंस 2024 करके हमने एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनाया है। क्लास 10th साइंस 2024 करके हमने एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनाया है। उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, यहां से जाना और इसका सारे क्लासेस को कर देना धुआं। ऑटोमेटिक रिजल्ट ज्वालामुखी की तरह फटेगा और अब की बार 475 से भी पार चमकेगा सर। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ 2022 में 482 था और 2023 में 480 से प्लस एक बच्चा का था, लेकिन किसी ने उन्हें अपने तरफ खींच लिया तो पर भी 475 हमने दिया सर। और 1-2 बच्चा नहीं सर, ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो चलते हैं सर, क्लास को कर देते हैं शुरू। और क्लास शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय इंडिया लिख करके कमेंट कर देना, क्योंकि कर देना अब क्लास को आगाज। और ये क्लास सर एक होगा इतिहास के रूप में साबित, ठीक है सर। देखो, सबसे पहले मेरी बातों को सुनना, क्लास शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन होना चाहिए, ठीक है सर। और चैनल पे जो भी लोग पहली बार आए हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सभी दोस्तों तक फैला देना कि संदीप कुमार इस बार फिर से कर दिया है आगाज, ठीक है सर। कहता है ना कि जब इंसान बड़े हो जाते हैं ना, जब इंसान छोटे रहता है ना तो उनकी गलतियां को माफ कर दिया जाता है, और जब इंसान छोटे होता है तो उसको पेंसिल दिया जाता है, पेन नहीं। और जब इंसान बड़े हो जाते हैं तो उनको पेंसिल की जगह पेन दिया जाता है, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी गलतियां को मिटाया जा सकता है, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाया जा सकता है। लेकिन जब इंसान बड़े हो जाते हैं तो उनके हाथों में पेन दिया जाता है, ताकि आपका पेन से जब लिखिएगा तो ये गलती कभी मिटेगा नहीं। तो आप जब बड़े हो जाते हैं तो आपकी गलतियां नहीं मिटेगा सर। इसी के ऊपर हमने आपके लिए एक मोटिवेशनल शायरी लेकर के आया है। कहता है ना कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन दिया जाता है, क्योंकि हम समझ जाएं कि अब हमारी गलतियां को मिटाना अब आसान नहीं है। कहता है ना मेरे दोस्त कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल की जगह पेन दिया जाता है, क्योंकि अब हमारी गलतियां को मिटाया नहीं जा सकता है। तो अब आपको गलती नहीं करना है मेरे दोस्त, अब आपको आगाज करना है और आपको अपनी मम्मी पापा की फिक्र को फक्र में बदलना है, ठीक है सर। चलते हैं, क्लास को कर देते हैं शुरू, ठीक है।
आइएगा, आपके सामने पहला सवाल, और ऐसा ऐसा आपको टोटल कितना सवाल देखने को मिलेगा, 160 सवाल देखने को मिलेगा, जिसमें लघु प्लस दीर्घोत्तरीय दोनों टाइप के सवाल होंगे। ठीक है सर, आइएगा, क्या कहता है मेरे दोस्त, सबसे पहला सवाल आपके सामने, आपके नाम कहता है ना कि एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म को लिखे। किसके? एथेनॉल के एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म को लिखे। किसके? एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म को लिखे। अब कहिएगा सर कि ये एथेनॉल होता क्या है, इसी के ऊपर तो हमको जानना है मेरे दोस्त। देखो, हमसे पूछा कि एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म को लिखे, तो एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म क्या है, निम्न है। मतलब एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म जो है वो बहुत सारा है। क्या है मेरे दोस्त? तो बहुत सारा है। ठीक है, हमसे पूछा कि एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म को लिखे, तो एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म जो है वो बहुत सारा है, लेकिन अगर ये सवाल 5 नंबर में आएगा तो आपको 5 को लिखना है भौतिक गुणधर्म। अगर ये सवाल आपको लघु उत्तरीय में आएगा तो 2 से 3 को इसका लिखना है। अगर ये दीर्घ उत्तरीय में आएगा तो इसका 5 को लिखना है। ठीक है सर, आ जाना। पहला कहता है इसमें मीठी गंध होती है। एथेनॉल का जो गंध होता है ना, इसका जो सुगंध होता है ना मेरे दोस्त, वो मीठी होती है। हमने क्या बोला कि एथेनॉल का जो सुगंध होता है वो कैसी होती है, तो मीठी होती है। यह रंगहीन और वाष्पशील द्रव है। एथेनॉल जो है वो रंगहीन एवं वाष्पशील द्रव है। हमसे क्या पूछा कि एथेनॉल कैसी द्रव है, तो एथेनॉल जो है वो हमारा क्या है, रंगहीन और क्या है, वाष्पशील द्रव है। फिर कहता है 3 नंबर में क्या, कि यह एक अच्छा विलायक है। एथेनॉल जो है वो हमारा एक अच्छा विलायक भी है। फिर कहता है कि इसका क्वथनांक जो होता है, इसका क्वथनांक जो होता है सर वो 35 केल्विन यानी 78 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर केल्विन में बोलेंगे तो 35 केल्विन और इसे क्या, 78 डिग्री सेल्सियस। हाँ, हमसे क्या पूछा है कि इसका क्वथनांक जो होता है वो 35 केल्विन यानी बोले तो 378 डिग्री सेल्सियस। कहता है कि इसका गलनांक 156 केल्विन यानी कहने का सेंस है कि 117 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब मेरी बातों को समझना सर। हमने क्या बोला है कि एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म को लिखे। एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म को लिखे, तो एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म क्या है, निम्नलिखित है, बहुत सारा है। पहला, इसमें मीठी गंध होती है। एथेनॉल में कैसी गंध होती है, तो एथेनॉल में मीठी गंध होती है। कहता है यह रंगहीन एवं वाष्पशील द्रव है। फिर कहता है यह एक अच्छा विलायक है। इसका क्वथनांक कितना होता है, इसका गलनांक इतना होता है मेरे दोस्त। ठीक है, अब मेरी बातों को समझना सर कि अब बताना कि 1 नंबर सवाल सबकी परेशानी को ख़त्म किया कि नहीं किया। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो सवाल नंबर 2 की तरफ तो आओ न जी। अब आना सवाल नंबर 2 की तरफ। ये 2 नंबर सवाल क्या कहते हैं, कहता है ना सर कि संतुलित समीकरण। कौन समीकरण, संतुलित समीकरण। कहता है क्या कि संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। हम किसी भी समीकरण को संतुलित करते हैं तो ये समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है, हमको इस चीज़ को बताना है मेरे दोस्त। हमसे पूछा है कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं और संतुलित समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। और ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, पता है रे मजनू। सुनो, आना मेरे दोस्त। कहता है ना सर, इसका आंसर की तरफ आना। कहता है जिस रासायनिक समीकरण में, कौन सी में, जिस रासायनिक समीकरण में, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के कुल द्रव्यमान समान हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। हमने क्या बोला है सर, मेरी बातों को जरा दिल से लेना सर और दिमाग तक पहुंचाना, क्योंकि मेरा सिद्धांत है सर कि आपके खून में मैथ और साइंस को दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे। हाँ, हमने क्या बोला है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो कहता है कि जिस रासायनिक समीकरण में, हमें क्या बोला कि जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के कुल द्रव्यमान समान हो, अभिकारक और उत्पादक के कुल द्रव्यमान क्या हो, समान हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत
ना रे बाबा ना। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे यस या नो तो बोलो ना जी, तो आगे बढ़ो ना जी। अब आना, हमसे पूछा कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिफिनेशन दे दिया, लेकिन हमें इसमें एक चीज़ और घुसा दिया है। पता है क्या घुसाया है? कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है रे बाबा? तो उसी को समझना है। का अब इसका पैराग्राफ चेंज करना है। लिखने का तरीका होता है मेरे भाई, जहां तक आया अब इससे नीचे वाला लाइन में लिखना है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा हम केवल समीकरण की वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा हम केवल समीकरण की वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि इसके द्वारा केवल रासायनिक समीकरण की वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अभिकारकों और उत्पादों के वास्तविक संख्याओं की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा बोला है ना सर, थोड़ा सा कहीं कहीं हम कुछ टाइपिंग करके दिए और ये टाइपिंग वाला हमको कुछ और दे दिया करके, लेकिन हम जोड़ देते हैं। आ जाना, कहता है क्या सर कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा रासायनिक समीकरण के द्वारा हम केवल समीकरण की वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। केवल समीकरण की वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, केवल वास्तविक जानकारी ही प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बल्कि अभिकारकों और उत्पादों की वास्तविक संख्या को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने क्या बोला है सर, एक बार मेरे साथ आना। हमने बोला है पता है क्या कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो कहता है कि जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के कुल द्रव्यमान समान हो तो उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर कहता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा हम केवल समीकरण की वास्तविक जानकारी ही प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बल्कि अभिकारक और उत्पादों की वास्तविक संख्या की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब इससे दोनों जानकारी प्राप्त हो सकता है, ठीक है। केवल वास्तविक जानकारी भी प्राप्त हो सकता है और अभिकारक और उत्पादों की संख्या भी प्राप्त हो सकता है, ठीक है। किसी को दिक्कत कोई? आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। आ जाना सर। देखो सर, ये सवाल बड़ा बिजोड़ है। ये सवाल में सर आपको शेयर करना पड़ेगा और पहले आपको ये बताना होगा सर कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। अगर मेरे दोस्त ये सच में अगर ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है ना सर, तो अपने अपने दोस्तों तक शेयर करना बनता है और ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना बनता है कि सच में ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा कमेंट करो, अगर बुरा लग रहा है तो भी कमेंट करो, क्योंकि आपकी कमेंट को हम पढ़ते हैं और आपका कमेंट के अनुसार फिर हम अपने आप में परिवर्तन करते हैं। क्योंकि इंसान जो है वो हमेशा सीखता है, इंसान एक छोटे कचरा चुनने वाले से भी सीखता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो बस हमारा ये दायित्व है कि हम आपको अच्छे चीज़ दें और आपका ये दायित्व बनता है कि संदीप कुमार को आगे लेकर के जाना है, ठीक है सर। चलते हैं, आते हैं हम लोग अपनी दुनिया में। सवाल नंबर 3 की तरफ क्या कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा और दृश्य धारा में अंतर। मेरी बातों को सबसे पहले समझना कि प्रत्यावर्ती धारा का मतलब क्या होता है। ये प्रत्यावर्ती धारा का मतलब क्या होता है, तो प्रत्यावर्ती धारा का मतलब होता है AC, मतलब अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब क्या होता है, तो अल्टरनेटिंग करंट मतलब AC, और दृश्य धारा का मतलब होता है DC, मतलब डायरेक्ट करंट। हमसे पूछा क्या प्रत्यावर्ती धारा और दृश्य धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये सवाल आपको कभी कभी आपको लघु में भी पूछ देगा और कभी कभी आपको दीर्घ में भी पूछ देगा, ठीक है सर। अगर ये सवाल लघु में पूछेगा तो 2-2 अंतर बताना है, अगर ये सवाल दीर्घ में पूछेगा तो 5-5 अंतर दोनों तरफ बताना है।
ठीक है सर, यहाँ तक किसी को दिक्कत? हमने क्या बोला है कि प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग AC से इंडिकेट करते हैं और दृष्ट धारा को हम लोग DC से इंडिकेट करते हैं। AC का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट और DC का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, यहाँ तक सबको बुझा गया ना सर, वरना हम खोपचे में भेज देंगे। कहता है प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में निम्न अंतर है। प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में बहुत सारा अंतर है। प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में बहुत सारा अंतर है, एक दो गो अंतर नहीं है, बहुत सारा अंतर है। ठीक है, आ जाना। पहला क्या अंतर है सर? कहता है प्रत्यावर्ती धारा और एक साइड आपको क्या लिखना है? दृष्ट धारा। एक साइड आपको लिखना है प्रत्यावर्ती धारा और एक साइड आपको क्या लिखना है? दृष्ट धारा। अब मेरी बातों को सुनना। प्रत्यावर्ती धारा का पहला अंतर कहता है ना कि इसमें धारा एवं दिशा, धारा एवं दिशा का मान, धारा एवं दिशा का मान समय के साथ क्या होता है? दोनों बदलता है। इसमें धारा एवं दिशा का मान समय के साथ क्या होता है? दोनों बदलता है। यानी कहने का सेंस है प्रत्यावर्ती धारा, और प्रत्यावर्ती धारा बोले तो AC और AC बोले तो अल्टरनेटिंग करंट। मतलब प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है ना कि समय के साथ धारा और दिशा का मान दोनों बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा में समय के साथ धारा और दिशा का मान क्या होता है? दोनों बदलता है। ठीक है सर, हमने यही लिखा कि इसमें धारा का मान, धारा एवं दिशा का मान समय के साथ दोनों बदलता है, लेकिन इसमें केवल धारा का मान बदलता है, अर्थात दृष्ट धारा एक ही दिशा में बहती है। यानी कहने का सेंस है कि प्रत्यावर्ती धारा में दिशा और विद्युत धारा का मान दोनों बदलता है, लेकिन इसमें केवल धारा का मान बदलता है। लेकिन दृष्ट धारा जो होता है वो एक ही दिशा में क्या होती है? बहती है, वो दिशा का मान इसमें नहीं बदलता है। ठीक है सर, आ जाना। 2 नंबर कहता है इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन इसे उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन दृष्ट धारा को उत्पन्न करने में क्या होती है? कठिनाई होती है। आ जाना। इसे आसानी से DC में बदला जा सकता है। यानी कहने का सेंस है कि AC को हम आसानी से बदल देंगे किसमें? DC में। मतलब अल्टरनेटिंग करंट को, प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से दृष्ट धारा में बदला जा सकता है। यही लिखा है सर कि इसे आसानी से DC में बदला जा सकता है, लेकिन इसे बदलने में काफ़ी कठिनाई होती है। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में आसानी से बदला जा सकता है, लेकिन दृष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने में काफ़ी कठिनाई होती है। ठीक है, आ जाना। यह DC की अपेक्षा अधिक घातक होता है। यानी कहने का सेंस है कि प्रत्यावर्ती धारा में सटोगे ना तो एक के बार करोगे हाँ, लेकिन जब इसमें सटोगे ना सर, इसमें सटोगे तो ऐसे, जब ऐसे सटोगे तो ऐसे झटका देगा। हाँ, मतलब कहने का सेंस है कि यह DC, आ जाना, हमने क्या बोला है कि यह DC की अपेक्षा अधिक घातक है। मतलब प्रत्यावर्ती धारा जो है वो दृष्ट धारा के अपेक्षा अधिक घातक है, मतलब अधिक खतरनाक है। लेकिन यह AC की अपेक्षा, यह AC बहुत गलती कर रहा है मेरे भाई, इतना गलती होगा, यह AC की अपेक्षा कम घातक होता है। मतलब दृष्ट धारा जो होता है वो हमारा प्रत्यावर्ती की धारा की अपेक्षा कम घातक होता है। ठीक है, आ जाना। यह चालक के सतह पर प्रवाहित होती है। मतलब प्रत्यावर्ती धारा जो होता है वो चालक के सतह पे प्रवाहित होती है, लेकिन यह चालक के अंदर प्रवाहित होती है। पता है क्या बोला? ये चालक के सतह पे प्रवाहित होती है, लेकिन ये चालक के अंदर प्रवाहित होती है। हमने क्या बोला कि ये चालक के सतह पे प्रवाहित होती है, चालक के अंदर प्रवाहित होती है। एक बार जरा मेरे साथ बोलना सर, और सब कोई बोलेगा। आ जाना। हमने क्या बोला है, मेरी बातों को समझना। प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में अंतर क्या है? तो प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में निम्न अंतर है। एक साइड आपको प्रत्यावर्ती धारा लिखना है, दूसरी साइड आपको दृष्ट धारा लिखना है। प्रत्यावर्ती धारा का पहला अंतर कहता है कि इसमें धारा का मान समय, धारा और दिशा का मान समय के साथ दोनों बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा में धारा और दिशा का मान समय के साथ दोनों बदलता है, लेकिन इसमें केवल धारा का मान बदलता है, अर्थात
दृष्ट धारा एक ही दिशा में बहती है। इसमें धारा का मान बदलता है लेकिन दिशा का मान नहीं बदलता है। इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन दृष्ट धारा को उत्पन्न करने में काफ़ी कठिनाई होती है। इसे आसानी से डीसी में बदला जा सकता है, प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से दृष्ट धारा में हम बदल सकते हैं, लेकिन इसे बदलने में काफ़ी कठिनाई होती है। मतलब इसे एसी में बदलने में काफ़ी कठिनाई होती है। यह डीसी की अपेक्षा अधिक घातक होता है, मतलब ये ज़्यादा खतरनाक है इसकी अपेक्षा, लेकिन यह एसी की अपेक्षा कम घातक है। यह चालक के सतह पर प्रवाहित होती है और ये चालक के अंदर प्रवाहित होती है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो एक बार स्क्रीनशॉट मार लो ना जी। चलो जी आते हैं सवाल नंबर अगला 4 की तरफ जी। ये 4 नंबर सवाल का कहत है, अच्छा कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। आ जाना सर। एक बात मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जिन किन्हीं को ऑब्जेक्टिव या किसी भी चीज़ का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। मेरा टेलीग्राम आईडी है संदीप, क्या है मेरे दोस्त? मेरा टेलीग्राम आईडी है संदीप। जाइएगा टेलीग्राम पे और टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कीजिएगा संदीप कुमार। क्या सर्च कीजिएगा? संदीप कुमार ऑफिशियल। संदीप कुमार ऑफिशियल सर्च कीजिएगा तो मेरा आईडी खुल जाएगा, ठीक है। उसी में आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। और जिनके दिल में दर्द है, तकलीफ है, कोई छोड़ के चली गई है, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी ज्वाइन कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संदीप, फॉलो कर लेना -1842 जो फॉलो ना करेगा नूरिक और सपना में आएंगे तुम्हारे सपना को खराब कर देंगे। हाँ आ जाना सर। अच्छा एक सबसे महंगी बात, अब मेरे धंधा की बात मेरे दोस्त मैं आपको बता देना चाहता हूँ ना सर कि मैं हमेशा, आपको लगता होगा कि आपके लिए मैं आपका 1 घंटा का क्लास के लिए मैं कितना मेहनत करता हूँ ना मेरे दोस्त, ये मेरी दिल बताता है सर। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर कि बच्चे को सबसे ज़्यादा पीडीएफ नोट्स में परेशानी होता था और अधिक पैसे लेकर के बच्चों को सही तरीक़ा से पीडीएफ नहीं दिया जाता था सर। फिर सर हमने एक बड़ा हैवी तरीक़ा से हमने सोचा और इसके ऊपर हमने 6 महीना काम किया और 6 महीना में हमने पूरे सिलेबस का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वो भी चैप्टर वाइज हमने टाइपिंग करवा दिया, वो भी अपनी भाषा में। क्लास 10th की पूरे सब्जेक्ट का, सिर्फ मैथ को छोड़ करके, क्योंकि मैथ बनाने वाली चीज़ है, इससे हम आपको पैसा ठग लेंगे, मज़ा नहीं आएगा। आपको पीडीएफ नोट्स दे देंगे लेकिन आप समझ नहीं पाइएगा, क्योंकि मैथ समझने वाला चीज़ है, बनाने वाली चीज़ है। तो मैथ को छोड़ करके बाकी ऑल सब्जेक्ट, एसएसटी हो, चाहे हिंदी बुक चाहे ग्रामर हो, संस्कृत बुक हो चाहे ग्रामर हो, हिंदी हो, इंग्लिश बुक हो चाहे ग्रामर हो, सब सब्जेक्ट का हमने आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वो भी टाइपिंग के फॉर्म में हमने आपको दे रहे हैं, जिसका प्राइस आपको 299 रुपया है सर। लेकिन अभी आपको इसका प्राइस मात्र 199 रुपया लग रहा है सर, ठीक है। ये भी आपको सर काट दिया जाएगा 2-3 दिन के अंदर में, ये भी खत्म होकर के 299 रुपये इसका फी हो जाएगा, ठीक है। तो जिन किसी को लेना है सर तो आप इसको ले सकते हैं। इसको खरीदने के लिए सर आपके सामने एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295 वाला नंबर, उसी नंबर पे आपको पे फोन, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ चलता है। उसी नंबर पे आपको 199 रुपया पेमेंट कर देना है, चाहे पे फोन, चाहे गूगल पे, चाहे पेटीएम, किसी से भी करवा सकते हो, खुद से भी कर सकते हो, अपने भाभी से, साली से, बीवी तो नहीं होगी, साली भी तो नहीं है, किसी से भी आप पेमेंट करवा करके उसका पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको उसी 7295 वाला व्हाट्सअप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना है और मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे 10th का पीडीएफ चाहिए। मिनट भर के अंदर में आपके पास सारा का सारा पीडीएफ हम सेंड कर देंगे। बाकी आप मजे मजे में पढ़ते रहना, सिलेक्शन को 4 चांद लगाते रहना, अब की बार टॉपर की लिस्ट में आपका नाम आनी चाहिए, ठीक है सर। आइएगा, कहता है सवाल नंबर क्या सर, जरा गौर कीजिएगा। कहता है ना कि ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। आप जब जैसा ही भैंस गराया और ताज़ा दूध लाया तो ओकर पीएच मान 6 होगा, लेकिन जैसी दूधवा से हमने बना दिया दही तो उसका पीएच मान 6 से कम हो जाएगा। क्यों रे बाबा? क्योंकि पता है सर, जैसे दूध से बनेगा दही तो स्वाद में हो जाएगा खट्टा, और जब स्वाद में होगा खट्टा तो अम्ल का गुण अधिक उसमें प्रवेश कर जाएगा, और जब अम्ल का गुण अधिक उसमें प्रवेश कर जाएगा तो वो अधिक अम्लीय हो जाएगा, और जब अधिक अम्लीय हो जाएगा तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तब जब दूध से बन जाएगा दही तब उसका पीएच मान 6 से कम हो जाएगा।
अरे बाबा, अरे बाबा, हाँ आ जाना सर। हमने क्या बोला है कि ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसका पीएच मान क्या, पीएच मान में क्या परिवर्तन होता है? जब वो दूध से दही बन जाता है तो इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होता है? कहता है क्या, कहता है ना सर कि दही में लैक्टिक अम्ल होता है। आज के बाद तुम ये भी रट लेना कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अम्ल पाया जाता है। कहता है दही में लैक्टिक अम्ल होता है, अर्थात जब दूध से दही बन जाता है तो वह अधिक अम्लीय हो जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है, अर्थात जब दूध से दही बन जाता है तो वो अधिक अम्लीय हो जाता है, इसीलिए इसका पीएच मान 6 से कम हो जाता है। ला 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 ला। हमने क्या बोला है सर कि ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होता है? कहता है दही में लैक्टिक अम्ल होता है, अर्थात जब दूध से दही बन जाता है तो वह अधिक अम्लीय हो जाता है, इसीलिए इसका पीएच मान 6 से कम हो जाता है। चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर सवाल का कहत है जी, कहता है ना सर सवाल नंबर 5, ये सब आपको 2 नंबर वाला सवाल है। ठीक है, कहता है द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कौन अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कहता है ना सर कि जब दो यौगिक अपने आयनों या फिर मूलकों, जब दो यौगिक अपने आयनों या फिर मूलकों की अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है, तब उसे द्विविस्थापन या फिर उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हमने क्या बोला है? हमने बोला है ना सर कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया का दूसरा नाम है उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब दो यौगिक, कई यौगिक रे बाबा, तो जब दो यौगिक अपने आयनों या फिर मूलकों की अदला बदली, कैसन बदली? तो अदला बदली, अदला बदली करके दो नए यौगिकों का निर्माण करता है, तब उसे द्विविस्थापन या फिर उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कहते हैं। टाइपिंग वाला मेरे दोस्त नशा में होता है। चलो सर, आते हैं सवाल नंबर कितना, 6 की तरफ। 6 नंबर का सवाल का कहत है कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। चलो सर, चेहरा और नहीं दिखाना सर, हमें प्यार बताना है। आओ, क्या कहता है जरा गौर करना कि किसी विद्युत परिपथ में लघु पथन कब होता है? कोई भी विद्युत परिपथ है, कोई भी विद्युत परिपथ है तो उसमें लघु पथन कब होगा? ठोको 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 ताली। आ जाना। हमसे क्या पूछा है कि किसी विद्युत परिपथ में लघु पथन कब होता है? तो कहता है कि जब जीवित तार एवं उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं तो लघु पथन की घटना होती है। क्या बोला है? जीवित तार और उदासीन तार, एगो जीवित तार, एगो ये मान लो जिंदा तार, ये वाला मान लो उदासीन तार, ये दोनों जब आपस में संपर्क में आएगा तो लघु पथन का घटना घटेगा। हमने क्या बोला रे बाबा कि मानस की जीवित तार, जैसे कोई बीवी में सट गया मरद, इतना क्लास, क्या बताया तुमको कहने, हम जब क्लास में जाते थे ना तो आगे बैठते थे, मेरा शौक था बचपन से आगे बैठने का। अगर एक आध बार गलती से भी सट जाती थी ना कोई, इतना झटका हमको लगता था ना मेरे दोस्त, क्योंकि हम पहले बहुत शर्मीले थे। सच बताते हैं, लड़की उड़की से हमको लगता है कभी बोल भी नहीं करते थे, कभी नहीं बोलते थे। लेकिन अब तो कभी सपनों में नहीं सोचा था कि हम टीचर बनेंगे, लेकिन क्या करोगे, गलती से हम टीचर बन गए का। आ जाना। कहता है किसी विद्युत परिपथ में लघु पथन कब होता है? तो जब जिंदा तार और मरा हुआ तार आपस में संपर्क में आ जाएगा तो लघु पथन का घटना घटेगा। हाँ, आ जाना। हमसे यही पूछा है। आपस तार मतलब समझा है? तुम लोग कुछ और समझ मत गए। हाँ, अरे 38-36 वाला मामला। हाँ, कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में लघु पथन कब होता है? तो कहता है कि जब जीवित तार एवं उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं
तो लघुपथन की घटना होती है। यह तभी होता है जब या तो तार की विद्युत रोधी नष्ट हो गया हो, ये तभी होगा जब या तो तार का विद्युत रोधी नष्ट हो गया हो या विद्युत उपकरण में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी आ गई हो। विद्युत रोधी नष्ट हो गया हो या फिर विद्युत उपकरण में कोई प्रकार की गड़बड़ी आ गई हो, तभी ये घटना घटती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है सर? एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, लेकिन अब की बार तुम लोग मेरे साथ बोलोगे, जहाँ पे बैठे हो वहीं से बोलना, ताकि मम्मी पापा भी सुने तो लगे कि नहीं मेरा बच्चा पढ़ रहा है। कहता है सर कि जब जीवित तार एवं उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं तो लघुपथन की घटना होती है। यह तभी होता है जब या तो तार का विद्युत रोधी नष्ट हो गया हो या फिर विद्युत उपकरण में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी आ गई हो। ये तभी होता है सर, ठीक है? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है? सवाल नंबर 7 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 7 का कहत है जी, फिर सवाल नंबर 8 की तरफ आते हैं। आ जाना, हम सोचे कि 7 सवाल है लेकिन नहीं, 8 सवाल है। क्या कहता है? ये फिजिक्स का सबसे अंतिम चैप्टर है, उसी से ये क्वेश्चन है। कहता है सौर ऊर्जा की विशेषता लिखे। ये आपको ज्योग्राफी में भी पढ़ने को है, ठीक है? आ जाना। कहता है सौर ऊर्जा की निम्नलिखित विशेषता है। पहला कहता है पृथ्वी पर मानव जीव जंतु तथा पौधे सौर ऊर्जा से जीवित है। इस संसार में जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमरा के कहाँ से, जब उससे सूरज की प्रकाश उस पर नहीं पड़ेगा, इस दुनिया के सारे पेड़ पौधे पे अगर सूरज की प्रकाश नहीं पड़ेगा तो हम लोग को ऑक्सीजन कैसे देगा? ना देगा ना रे बाबा। तो यही हमने बोला कि सूरज की प्रकाश की विशेषता को लिखे, सौर ऊर्जा की विशेषता को लिखे। तो सबसे बड़ी विशेषता यही कि सौर ऊर्जा के वजह से ही हम लोग जीवित हैं। सौर ऊर्जा नहीं रहेगा तो हम लोग बोल देंगे हाँ। सबसे मेन मकसद ये है मेरे भाई कि सौर ऊर्जा है तभी हम लोग जिंदा है, वरना हम लोग भी चले जाएंगे खोपचे में। हाँ, तो कहता है क्या सर कि सौर ऊर्जा की विशेषता को लिखे। सौर ऊर्जा की निम्नलिखित विशेषता है। पहला विशेषता कि पृथ्वी पर मानव जीव जंतु तथा पौधे सौर ऊर्जा से जीवित है। पृथ्वी पे जितने भी मानव है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, इस दुनिया में जितने भी सजीव प्राणी है, वो सभी का सभी सूरज की प्रकाश यानी सौर ऊर्जा की वजह से ही जिंदा है, वरना चल जाएगा खोपचे में। और दूसरा नंबर में कहता है यह ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है। और सौर ऊर्जा वाला जो ऊर्जा है ना मेरे भाई, एनर्जी जो है ना मेरे भाई, वो एकदम प्रदूषण मुक्त है। इतना अच्छा सुकून वाला ज़िंदगी मिलता है ना कि मैं बता नहीं सकता हूँ। आज क्लास में मज़ा आ रहा है मेरे को पढ़ाने में, ठीक है सर? आ जाना। कहता है कि सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। सौर ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा है, ये भी पूछेगा कि सौर ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा है, तो नवीकरणीय ऊर्जा है। सौर ऊर्जा के उपयोग से सौर कुकर, सौर सेल आदि काम करते हैं। अब देखो सर, हमारे गांव में पहले 2017 में पहले बिजली नहीं थी। जब हम 10th का एग्ज़ाम दिए थे तो शायद उस टाइम मेरे गांव में बिजली का कनेक्शन जुड़ ही रहा था। 2017 में हम 10th दिए हैं, तो उस टाइम हम लोग लंप जला करके पढ़ते थे। मतलब उससे पहले हम लोग लंप जला करके पढ़ते। फिर उस टाइम मतलब 2015 तक में हम लोग के सब हमारे गांव में सबके पास सौर प्लेट एक होता है। जब उसको धूप में रखोगे ना तो वो करेंट देता है। तो वो जब उस सौर प्लेट को धूप में रखते थे, ठीक है, मान लो ये सौर प्लेट है, उसको धूप में रखते थे। जब इसके सूरज की प्रकाश इस पर पड़ता था तो इससे हम एगो 2 तार ला करके एक बैटरी रखते थे, ठीक है। ये बैटरी चार्ज होता था, फिर ये बैटरी से हम लोग रात में क्या जलाते थे, लाइट जलाते थे, टीवी चलाते थे, फैन चलाते थे। तो ये सिलसिला है। तो अब सोचो कि जब इस पर सूरज की प्रकाश नहीं पड़ता तो ये करंट नहीं देता, तो ये बैटरी चार्ज नहीं होता। और जब बैटरी चार्ज नहीं होता तो हम लोग का घर में क्या जलता, कुछ ना जलता रे, फिर लैंप जलाना पड़ता। किसी को कोई दिक्कत? चलिए आते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर सवाल का कहत है जी, कहता है कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि पेड़ पौधे की जो पत्ते होते हैं वो हरे भरे क्यों होते हैं। तो क्योंकि पेड़ पौधे की जो पत्ते में होता है वो क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पेड़ पौधे की पत्ते क्या होते हैं, हरे भरे होते हैं। हमसे पूछा है ना सर कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? पत्तियों के अंदर हरे वर्णक या पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं। पत्तियों में क्या उपस्थित होते हैं? तो
वर्णक पर्णहरित, या फिर इसी को हम लोग कहेंगे क्लोरोफिल। तो पत्तियों के अंदर क्या होते हैं, हरे वर्णक पर्णरहित या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं। और प्रकाश संश्लेषण पराक्रम केवल क्लोरोफिल की उपस्थिति में संभव होती है। यह प्रकाश संश्लेषण कब संभव होता है, जब तक उसमें क्लोरोफिल की मात्रा नहीं रहेगा तब तक ये संभव नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण तभी संभव होगा जब उसमें क्या चीज रहेगा, तो क्लोरोफिल रहेगा। ठीक है सर, होती है। ठीक है, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। इसीलिए पत्तियों को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है, पत्तियों के अंदर हरे वर्णक पर्णरहित क्लोरोफिल उपस्थित होती है, पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होती है, और प्रकाश संश्लेषण पराक्रम केवल क्लोरोफिल की उपस्थिति में संभव होती है। इसीलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? आज तक का क्लास इतना ही। सभी को दिल से थैंक यू, लव यू मेरे दोस्त। हम मिलते हैं आप सबके बीच कल की क्लास में, लेकिन ये बता देना कि ये क्लास आपको कैसा लगा। सच में ये क्लास अगर आपको अच्छा लगा ना, तो चैनल पे पहली बार आए हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी आपका भाई आपके लिए हमेशा मेहनत करेगा, बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, और हम वादा करते हैं कि सिलेक्शन टॉपर यहीं से देंगे। ठीक है सर, बाकी थैंक यू, लव यू।